प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो वर्ष 2023 जून का है सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, किंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट का 5वां भाग होगा जो आपको बाइलिंगुअल में होगा। बिल्कुल जून 23 का नवीनतम है। प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 है, मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. ग्रेडिंग की महत्तर सुगमता। बी. ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता। सी. बढ़ी हुई व्यक्तिपरकता। डी. महत्तर परीक्षण सुरक्षा। अंग्रेजी है इसका। Which of the following is a benefit of using rubrics for evaluation? A. Greater ease of grading. B. Increased consistency in grading. C. Increased subjectivity. D. Greater test security. आपको A, B, C, D से सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूब्रिक्स यह एक मूल्यांकन के रूप में, आकलन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्यालय के वर्ग कक्ष से लेकर पूरे वातावरण पाठ्यचर्या में यह समाहित है। तो इसका लाभ ग्रेडिंग की महत्तर सुगमता नहीं, ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता। ये जो है आपका कंसिस्टेंसी, आपका सही कथन है। बढ़ी हुई व्यक्तिपरकता, यह भी आपका सही कथन रूब्रिक्स के लिए उपयुक्त नहीं है। महत्तर परीक्षण सुरक्षा नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन बी की ओर जाएगा, जो ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता है। रूब्रिक एक उपकरण है जो मूल्यांकन के लिए प्रायः मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में छात्रों को कार्य की व्याख्या एवं उसकी ग्रेडिंग के लिए मानदंडों एवं मानकों के रूप में मानदंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता, इसके प्रयोग का लाभ है रूब्रिक का। अगला प्रश्न संख्या 2 है, किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. नैदानिक मूल्यांकन। बी. समकलनात्मक आकलन। सी. स्वमानक आकलन। डी. अनौपचारिक आकलन। अंग्रेजी है इसका। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग
ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हीज हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नन एज ए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, बी समेटिव इवेल्युएशन, सी इप्सेटिव असेसमेंट, डी इनफॉर्मल असेसमेंट। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न हमारा है किसी छात्र के प्रदर्शन की, किसी छात्र के प्रदर्शन, उसके परफॉर्मेंस का, उसके पूर्व प्रदर्शन से उसका पिछला जो मतलब परफॉर्मेंस रहा है उसको तुलना करना है, उसका कंपेयर करना है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपको नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें उसके कठिनाई स्तर को देखा जाता है, उसकी कठिनाई क्या है छात्रों की, यहाँ तुलना की कोई बात नहीं है। समकलनात्मक आकलन, ये आपको समेटिव है, जो आपको इकाई के अंत में, इकाई के अंत में मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक अर्थात सबको जोड़कर जो एक कंक्लूजन निकलता है वह आपका समकलनात्मक आकलन है। तो यह कथन भी आपका नहीं होगा। स्वमानक आकलन, इप्सेटिव असेसमेंट, ये जो है कथन आपका सही होगा कि छात्र के पूर्व के अनुभव को और वर्तमान के अनुभव जो अभी अभी उन्होंने परफॉर्मेंस किया, जो उसका प्रदर्शन, उसकी तुलना, इप्सेटिव असेसमेंट, ये कथन आपका सही है। स्वमानक आकलन, अनौपचारिक आकलन, इनफॉर्मल असेसमेंट, ये आपका कहीं भी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो कुछ भी हम आकलन कर लेते हैं वो आपका अनौपचारिक है। इसमें समय की पाबंदी या किसी स्थिर जगह का ऐसा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर आपका ऑप्शन सी को जाएगा। ये रहा इप्सेटिव असेसमेंट सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है आपका, एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्योन क्रियात्मक गैलरी वॉल बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होगा? ए स्क्रीन कस्टोमेटिक, बी पैडलेट, सी एडाप्जल, डी मेंटीमीटर। तीसरा है अंग्रेजी आपको इसकी, एन आर्ट टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव गैलरी वॉल ऑफ फेमस आर्टिस्ट फॉर हर स्टूडेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी? ए आपका है स्क्रीन कस्टोमेटिक, बी पैडलेट, सी एडपजल, डी मेंटीमीटर। आपको सही उत्तर चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो आप देख रहे हैं कि एक कला शिक्षिका है, आर्ट टीचर है, जो अपने छात्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्योन क्रियात्मक गैलरी बनाना चाहती है। वह गैलरी बनाना चाहती, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा आपको? पैडलेट के अंतर्गत होता है। पैडलेट में क्या होता है? कैनवास होता है, कैनवास। तो कैनवास क्या है? यह एक सुंदर तरीके से प्रोजेक्ट बनाने के लिए साझा और सहयोग करना इससे आसान हो जाता है। किससे? पैडलेट से। और ये सब आपका इसका नहीं है। सही उत्तर है आपका पैडलेट से कलाकारी को आसानी से बनाया जाता है। सही उत्तर का मिलान किया जाए।
ये रहा सही उत्तर पैडलेट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है आपको। यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उदाहरण है। ए, अधिगम का सकारात्मक अंतरण। बी, अधिगम का नकारात्मक अंतरण। सी, अधिगम का शून्य अंतरण। डी, अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। अंग्रेजी इसकी है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मर नंबर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बी, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। डी, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपको सही उत्तर चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है हमारा कि यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर, जो आपके दोस्त है उनका मोबाइल नंबर बदल गया और आप है कि उसी पुराने नंबर पर आप फोन कर देते हैं, नया नंबर जो उनको मिला है उस पर आप फोन नहीं कर रहे हैं, तो बार बार आप उनके पुराने नंबर पर डायल करते हैं, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, यह किस प्रकार का अधिगम है? तो ऑप्शन ए है आपका अधिगम का सकारात्मक अंतरण। सकारात्मक पॉजिटिवली तो होगा नहीं, क्योंकि पिछले का ही हम रिपीट करते आ रहे हैं, ये नया इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे में नकारात्मक भावना है, ये सकारात्मक नहीं है। यदि नए फोन नंबर से डायल किया जाता तो हमारा सकारात्मक अंतरण होता, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंतर्गत जाता, लेकिन पुराने नंबर पर ही फोन उसी के नंबर पर डायल किया जा रहा है, तो ये हमारा अधिगम का नकारात्मक अंतरण, ये इसका सही उत्तर जाएगा। अधिगम का शून्य अंतरण शून्य नहीं, इसलिए कि इसमें कुछ तो किया जा रहा है, पुराने पर ही काम किया जा रहा है, तो ये कथन आपका नहीं। अधिगम का द्विपक्षीय, दोनों से तो नहीं किया गया एक से, तो बायलैटरल नंबर ये नहीं आया, ट्रांसफर नहीं हुआ, ये कथन भी आपका गलत है। ऑप्शन बी को जाएगा, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर बी, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 है आपको। सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, स्पष्टता और व्यापकता। बी, सामग्री की मात्रा। सी, अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता। डी, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। फोर्थ है, which of the following factors influence the effectiveness of support material? A, clarity and comprehensibility. B, quantity of material. C, appropriateness for the learner's age and level. D, relevance to the learning objectives. Options है आपको A only, B, A, C and D only, C and D only, D, B and D only. आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आपको सपोर्ट मटेरियल क्या है? तो स्पष्टता और व्यापकता। एक कथन है क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, ये कथन आपको सही है, क्योंकि स्पष्ट होनी चाहिए और इसका व्यापकता भी हो। सामग्री की मात्रा, ये सामग्री की मात्रा ज़्यादा या कम से सहायक सामग्री प्रभावित होने वाले कारक
में नहीं है, तो आपका ये कथन गलत है। सी है अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, यह कथन आपका सही है, क्योंकि आयु, एज एंड लेवल, ये दोनों फैक्टर उसको प्रभावित करता है। बच्चा है, छोटे उम्र के है, तो उसको खिलौना के द्वारा भी उसको प्रभावित किया जा सकता है। उससे बड़े हैं, किशोरावस्था में है, तो उसे पेन पेपर के माध्यम से भी उसको प्रभावित किया जा सकता है। तो यहाँ आयु एवं स्तर, यह आपका सही कथन। अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता, जो अधिगम किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, उससे रिलेटेड अधिगम का प्रासंगिकता होनी चाहिए। उसका वातावरण होना चाहिए, उसका माहौल बनाया जाना चाहिए, ताकि सहायक सामग्री द्वारा बच्चे को प्रभावित किया जा सके। तो हमारा बी कथन गलत है। ए, सी और डी ये सही है, जो ऑप्शन आपको बी की ओर जाता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी, ए, सी एंड डी ओनली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगमकर्ताओं के अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए, पारिवारिक संरचना, बी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डी, विद्यालय का प्रकार। अंग्रेजी इसकी है, which of the following factors affect learning of learners? A, family structure, B, socio-economic status, C, cultural background, D, type of school। ऑप्शंस है ए में ए, सी एंड डी ओनली, बी, बी एंड सी ओनली, सी, ए, बी, सी एंड डी ओनली, और डी आपका है डी ओनली। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो अधिगमकर्ता, लर्नर के अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? पारिवारिक संरचना, ये कथन आपका सही है, क्योंकि जिस फैमिली से बच्चा बिलोंग्स करता है वहाँ उसका अधिगम प्रभावित होता है। यदि जिस फैमिली मेंबर्स कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके बच्चे को लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बजाय हायर एजुकेटेड फैमिली में। बी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यह भी आपका कथन सही है, क्योंकि उसका सामाजिक क्या है, उसका कल्चरल क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। यदि अच्छा ढंग से आर्थिक रूप से संपन्न है तो उस बच्चे का लर्निंग से लेकर सोशियो से लेकर सब कुछ उन्नत होगा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी ऑप्शन है आपका। कल्चरल बैकग्राउंड, यह भी आपको अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। और विद्यालय का प्रकार, यह भी आपका एक फैक्टर है अधिगम प्रभावित करने के लिए, कि वह किस प्रकार के विद्यालय में पठन पाठन करता है, उसका अधिगम कहाँ से है। तो हमारा ए, बी, सी और डी ये चारों कथन सही है। ऑप्शन सी की ओर है, ए, बी, सी एंड डी ओनली। उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, सहयोगात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है? ए, फिश बाउल, बी, स्वरों का समूह, सी, जिगसॉ रणनीति, डी, प्रकरण अध्ययन। 7 इसकी अंग्रेजी है, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग
फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग strategies listening स्किल इज डेवलप्ड? ए फिश बाउल, बी सर्किल ऑफ वॉइसेस, सी जिग्सॉ स्ट्रेटजी, डी केस स्टडी। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रश्न यही है आपको कि सहयोगात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है, और ऑप्शन भी आपको यही 4 है। लेकिन यहाँ दूसरे क्वेश्चन सेट में, मतलब कि दूसरी परीक्षा जो कि आपको एनटीए ने कंडक्ट कराया जून 23 में, वह शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और सब्जेक्ट वाइज, तो उनमें इनका ऑप्शन को बदल दिया गया। ए के जगह बी, बी के जगह सी, सी के जगह डी, डी के जगह ए। इस प्रकार इसका ऑप्शन बदल दिया गया। प्रश्न आपको वही है। तो एनटीए में आपको यही है कि प्रश्न को ही उलट फेर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कभी ऑप्शन से प्रश्न, कभी प्रश्न से ऑप्शन बनाकर आपको पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में इस पर हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिए हैं कि रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर आपका है फिश बाउल, ऑप्शन ए की ओर है आपका। फिश बाउल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा कि यह एक रणनीति है, यह अधिगम का एक सहयोगात्मक रणनीति है। अधिगम का यह एक सहयोगात्मक रणनीति है जो छात्रों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए एक मुख्य प्रयोजनकर्ता के रूप में है। जटिल पाठों की समझ विकसित करने के लिए, हार्ड सब्जेक्ट को विकसित कर छात्रों में समूह चर्चा कौशल द्वारा इसे आकर्षक एवं छात्र केंद्रित या रणनीति है, स्टूडेंट सेंटर्ड। यह फिश बाउल मेथड है जिससे श्रवण कौशल विकसित किया जाएगा। तो ये है आपको पीवाईक्यूज करने का फायदा कि पीवाईक्यू में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसका सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बार बार पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना चाहिए। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर फिश बाउल। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन से स्व मानक आकलन के घटक हैं? ए स्वयं और समकक्षी का आकलन, बी अधिगम लक्षण को साझा करना, सी शिष्यों में भेद करना, डी प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना। 8वां इसकी अंग्रेजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इप्सेटिव असेसमेंट? ए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, बी शेयरिंग लर्निंग गोल्स, सी डिस्क्रिमिनेटिंग पुपिल्स, ई इफेक्टिव फीडबैक। ऑप्शंस आपका है ए में ए, बी, डी एंड ई ओनली, बी है बी, डी एंड ई ओनली, सी ए एंड सी ओनली, डी है आपको सी एंड डी ओनली। आपको सही स्टेटमेंट से सही ऑप्शन चयन करना है ए, बी, सी और डी का। स्व मानक आकलन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इप्सेटिव असेसमेंट, आपको चयन करना है कि इसमें से सही क्या होगा। देखिए, ऑप्शन हम चयन करने में पहले कथन को समझा जाए कि स्वयं और समकक्षी का आकलन। स्वयं और समकक्षी, पीयर जो हमारे वर्ग कक्ष में एक साथ बढ़ते हैं वो हमारे समकक्षी, और स्वयं खुद का आकलन, ये आपका स्व मानक है। स्व मानक इप्सेटिव। अधिगम लक्षण को साझा करना, जो हमने गोल बनाए, जो हमारा
लर्निंग गोल है उसको शेयरिंग करना, साझा करना। कहाँ साझा करना? वर्ग कक्ष में अपने छात्रों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच, अपने समकक्षी के बीच। तो यह कथन भी आपका सही है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है शिष्यों में भेद करना, डिस्क्रिमिनेटिंग, अंतर करना, विभेद करना। किसमें? छात्रों में। कि यह कथन आपका गलत है, शिक्षक द्वारा यह नहीं किया जाना चाहिए। सभी शिष्य बराबर है, किसी में बड़ाई छोटाई, ऊंच नीच, रंग रूप, जाति, लिंग से भेदभाव कदापि नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा है प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, इफेक्टिव। उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, उसकी प्रतिपुष्टि क्या हो रही है। जब बच्चा प्रतिपुष्टि देना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही जगह पर जा रहा है। हमने जो शिक्षण किया, हमने जो अपना स्किल प्रस्तुत की गई, वह हमारा सही दिशा की ओर गया। बच्चे ने फॉलो किया, उसको उसने अंडरस्टैंड किया, उसने समझा, तभी तो उन्होंने हमसे फीडबैक, उन्होंने अपना प्रतिपुष्टि प्रदान किया। यह भी कथन हमारा सही है। तो स्वमानक आकलन, इप्सेटिव असेसमेंट के कंपोनेंट आपको सी नहीं है, सी नहीं है। तो ये खत्म, ये खत्म। इस प्रकार आपको सभी ऑप्शन ये है ए, बी, डी। ये जाएगा ऑप्शन ई की ओर, ए, बी, डी, ए, बी, डी। 4 ऑप्शन ही है, ए, बी और डी। आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह है आपका ए, बी, डी ओनली, सी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी, विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। सी, कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। डी, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहित देना। अंग्रेजी आपकी इसकी है, Which of the following are the ways to increase motivational climate in the class? A, use a variety of instructional strategy to maintain a student interest. B, give a students opportunities to share their experience and learning with each other. C, allow sarcasm and superiority to exhibit in classroom. D, fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation. ऑप्शंस है ए में आपको बी एंड सी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली, सी, ए, बी एंड डी ओनली, और डी है आपको ए, सी एंड डी ओनली। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। कक्षा में यानी वर्ग कक्ष में जहाँ शिक्षक और छात्र मौजूद हैं, अभिप्रेरणात्मक वातावरण, एटमॉस्फेयर, माहौल बनाने अभिवृद्धि के उपाय क्या है? अभिवृद्धि के उपाय क्या है? तो विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। यह कथन आपका सही है। बच्चे में बच्चे की चाहत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी इंटरेस्ट किस जगह है, उसको रणनीति के रूप में प्रयोग करना, यह एक माहौल तैयार करने के लिए यह कथन आपका सही है। बी है आपको विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। यह कथन भी आपको सही है। जब छात्र एक दूसरे से इंटेंगल होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, अपनी बात को सुनेंगे, अपने बात को समझेंगे और दूसरी की बात को सुनेंगे, दूसरी की बात को समझेंगे, तब यह एक दूसरे से जो साझा क्रिया होगी यह वातावरण को अभिप्रेरित करेगा वर्ग में, और इस प्रकार शिक्षण हमारा बढ़ेगा, बच्चे में अधिगम बढ़ेगा। तो ये हमारा कथन सही है। सी है आपका, कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। ये कथन आपका गलत है। कटाक्ष तो होना नहीं चाहिए, व्यंग तो करना नहीं चाहिए कि बच्चा को कभी भी उलूल जुलूल शब्द, ऐसा है वैसा है, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग विद्यालय में नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारा वातावरण के लिए यह कथन गलत है कि कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। किसी बच्चा को ये कहना कि वह जान गया, वह नहीं जानता है, इस प्रकार की कटाक्ष, कटोक्ति नहीं बोलनी चाहिए। शिक्षक को इससे बचना चाहिए। डी हमारा है, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। ये आपका कथन सही है। जब हमारा विश्वास रहेगा, हम सहयोग कर रहे हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेटरी कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, तो हमें भी उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बढ़ो और अच्छा, सुपर। इस प्रकार के कुछ अच्छे अच्छे शब्द को बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका हौसला अफजाई होता है और बच्चे उमंग के साथ, अपनी रुचि के साथ, अपना परफॉर्मेंस को विद्यालय में शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। गलत क्या है? तो सी गलत है। सी गलत है। जो ऑप्शन आपको सी में जाता है, ए बी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, ये हमारा सही है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन। सेशन अब वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर हम सब उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा कि किस प्रकार PYQs को हम लोग को सॉल्व करना है और PYQs से क्या फ़ायदा होंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये PYQs का प्रैक्टिस सेट करने से हमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, वह कहाँ तक सटीक है। हम में स्व आकलन होता है कि हमारी कमी क्या है और जहाँ कमी है उसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे, सुधार करेंगे, अपने में संशोधित होंगे। तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।